जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ HEMRL ने सिंगल स्टार नेवल फ्लेयर को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है, जो कि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि ये भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा स्टेप है, यानी कि इसके जरिए अब भारत की पानी के नीचे की लड़ाई यानी कि अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता और मजबूत होगी। वहीं दोस्तों, भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने एक अभिनंदन HNX 50D सीरीज का एक हाइब्रिड UAV तैयार किया है, जिसमें बैटरी और इंजन दोनों लगे हैं। इसका इंड्योरेंस यानी कि उड़ान क्षमता कम से कम 6 घंटे की है। ये ड्रोन 50 से 100 किलोमीटर तक की कम्युनिकेशन रेंज में काम कर सकता है। इसमें अलग अलग पेलोड लगाए जा सकते हैं, जैसे कैमरा, हथियार और आमुनेशन। इसे खास तौर पर एडवांस सर्विलांस और स्ट्रैटेजिक कॉम्बैट मिशंस के लिए बनाया गया है और ये IDDM मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 50 किलोग्राम तक है। पावर प्लांट में VTOL 4 मोटर लगी हैं और ये 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। इवन दोस्तों, ये आवाज भी काफी कम करता है। ये ड्रोन खास तौर पर ISR और टेक्टिकल मिशनों के लिए तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों, भारत की BEML लिमिटेड ने आज अपने कोलार गोल्ड फील्ड प्लांट में लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल की असेंबली शुरू कर दी है और ये LAMV पूरी तरीके से 100% स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट पर बेस्ड है। इसे BEML की FPIIC और SBU आर्मर्ड व्हीकल की टीमों ने डेवलप किया है। इसके सभी सब सिस्टम्स भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए। वर्तमान में इसका ट्रायल इंडियन आर्मी में चल रहा है। इसे जल्द ही उच्च ऊंचाई और कठिन इलाकों में कड़े परीक्षणों से गुजारा जाएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही अमेरिकी कंपनी से KC-135 मिलने वाला है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 28 मार्च 2025 को साइन किया गया था और इसका ऑपरेशन अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। ये इंडियन एयरफोर्स का पहला मौका है जब उन्होंने फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर लिया है। इसका मकसद है इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के पायलटों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग देना। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 टैंकर्स हैं, लेकिन अब इनमें लगातार तकनीकी और सर्विसिंग समस्याएं आ रही हैं और इनकी उपलब्धता दर भी 50% से कम है, जबकि इंडियन एयरफोर्स को 70% चाहिए। KC-135 की बात की जाए तो ये टैंकर पिछले 60 सालों से US एयरफोर्स में काम कर रहा है। इसमें फ्लाइंग बूम और प्रोब एंड ड्रॉग सिस्टम दोनों मौजूद हैं। ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के सभी फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कर सकता है। इसे इंडियन एयरफोर्स के आगरा एयरबेस पर डिप्लॉय किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए अमेरिकी कंपनी इसके ऑपरेशन, क्रू, मेंटेनेंस और इवन इंश्योरेंस सब कुछ संभालेगी। इंडियन एयरफोर्स और नेवी सिर्फ ट्रेनिंग और ऑपरेशन पर ध्यान देंगी। हालांकि भारत कई सालों से नए टैंकर जैसे कि एयरबस A330 MRTT खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनल डील अटकी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो वेट लीज है वो एक इंटरिम सॉल्यूशन माना जा सकता है, जब तक इंडियन एयरफोर्स नए टैंकर की खरीद या फिर खुद इन्हें डेवलप नहीं कर लेती। बाकायदा भारत को दोस्तों इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए और उनको इसे डेवलप करने के लिए कहना चाहिए। वहीं दोस्तों, भारत की SMPP लिमिटेड ने सिख सैनिकों के लिए एक खास बैलिस्टिक हेलमेट बनाया है। इसे सैनिक आराम से अपनी पगड़ी या पटका पहनकर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। SMPP से पहले दोस्तों MKU लिमिटेड ने भी वीर हेलमेट बनाया था, लेकिन अब SMPP दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है जिसने ऐसा हेलमेट तैयार किया है। सिख सैनिक भारतीय सेना का 8 से 10% हिस्सा है दोस्तों, और पगड़ी यानी कि दस्तार उनके धर्म और पहचान का पवित्र प्रतीक है। इसीलिए पुराने हेलमेट उनके लिए सही नहीं बैठते थे। अब तक कई सैनिक बुलेट प्रूफ पटके का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं थे। नया हेलमेट सैनिकों को पूरी सुरक्षा देगा और साथ ही पगड़ी की परंपरा को भी बनाए रखेगा। SMPP के हेलमेट की खासियतों की बात की जाए तो इसे पगड़ी के साथ फिट किया जा सकता है, यानी कि खास डिजाइन है इसका। ये आराम से पगड़ी या पटके के ऊपर पहना जा सकता है और 360 डिग्री सुरक्षा देता है। इवन ये हेलमेट AK-47 की हाई स्टील कोर गोलियों तक से भी बचा सकता है। इसका वजन 1.8 किलोग्राम से भी कम है, जिससे लंबे समय तक पहना जा सकता है। इससे कम चोट का भी खतरा है। साथ ही इस हेलमेट में नाइट विजन गॉगल्स, कम्युनिकेशन हेडसेट और दूसरे इक्विपमेंट्स आसानी से फिट किए जा सकते हैं। इवन ये काफी टिकाऊ और भरोसेमंद भी है और आगरोधी, केमिकल सेफ, ऑल वेदर डिजाइन और लंबी वारंटी देता है। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सार्जेंट भाले सिंह ने बताया कि S-400 लॉन्चर को युद्ध के बीच उन्होंने कैसे ठीक किया। ये बात दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की है। हाल ही में दोस्तों उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है। भाले सिंह 30 जून को रिटायर हुए थे और उन्होंने इस दौरान एक बड़ा रहस्य सामने रखा। उन्होंने कहा कि आदमपुर एयरबेस पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेटर के तौर पर वो तैनात थे। 10 मई को ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय एयर डिफेंस ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी इसी दौरान S-400 के लॉन्चर में एक तकनीकी खराबी आ गई। उन्होंने कहा कि उस समय सिस्टम का पूरी तरीके से ऑपरेशनल रहना जरूरी था, वरना पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। लॉन्च इंचार्ज होने के नाते भाले सिंह और उसकी टीम ने सिर्फ 15 मिनट में ही मरम्मत कर दी।
इसके बाद सिस्टम ने 2 और मिसाइलें दागी और भारत की एयर डिफेंस ढाल को और मजबूत किया और जल्द ही लॉन्चर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स उसे लोकेट करके हमला ना कर सके। अब ये चीज दोस्तों बताती है कि आधुनिक सिस्टम भले ही कितना ही एडवांस क्यों ना हो, लेकिन इंसानी हिम्मत और स्किल्स यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दोस्तों डासो ने भारत को एक नया ऑफर दिया है जिसके तहत वो भारतीय मिराज 2000 को स्कैल्प ईजी और हैमर से लैस करने का ऑफर दे रहा है। स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 250 से 560 किलोमीटर है और ये बंकर पेनिट्रेशन के काम आती है। वहीं हैमर गाइडेड बम जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, ये मोबाइल टारगेट पर भी वार कर सकती है। भले ही भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 को अपग्रेड किया है, लेकिन अभी भी इनमें लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस हथियारों की कमी है। अभी ये सिर्फ शॉर्ट रेंज लेजर गाइडेड बम और बेसिक मिसाइलों पर निर्भर है। ऐसे में स्कैल्प और हैमर के जुड़ जाने से मिराज दुश्मन के एयरबेस, बंकर और रडार को सुरक्षित दूरी से मार गिराएगा। स्कैल्प ईजी पहले से ही राफेल के द्वारा इस्तेमाल हो चुकी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स बेस पर ऑपरेशन सिंदूर में इसने सफल वार किया। हैमर पहले से इंडियन एयरफोर्स के राफेल में ऑपरेशनल है, इंटीग्रेशन भी आसान है। इवन ये काफी फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ज्यादा देर नहीं लगेगी इन्हें इंटीग्रेट करने में। लेकिन दोस्तों कहने वाली बात है, स्कैल्प की कीमत काफी ज्यादा है। इतने महंगे हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है। मिराज 2000 की संख्या हमारे पास काफी लिमिटेड है, केवल 50 विमान बचे हैं और इतने छोटे बेड़े पर महंगे हथियार लगाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। इवन भारत के पास अपना खुद का स्वदेशी ऑप्शन भी मौजूद है। डीआरडीओ का रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 पर भी काम चल रहा है। ये मिसाइलें सस्ती, स्वदेशी और हमारे सभी फाइटर जेट्स पे लगाई जा सकती हैं। मतलब साफ है कि भारत का लक्ष्य अब विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटाना है। भले ही डासो का ये जो ऑफर है वो एक क्विक फिक्स देगा, लेकिन दोस्तों परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। असली चुनौती इंडियन एयरफोर्स के लिए तुरंत जरूरत और लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता की है। दोस्तों डीआरडीओ अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर सैटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड डेटा लिंक वेव फॉर्म को तैयार कर रही है। यह सिस्टम खासतौर पर तेजस मार्क 2 और एएमसीए के लिए डेवलप किया जा रहा है। सैटकॉम डेटा लिंक क्या करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों एयरक्राफ्ट और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच ये रियल टाइम, सुरक्षित और लंबी दूरी का कम्युनिकेशन देगा। इसके जरिए दुश्मन के इलाके में भी जैम प्रूफ और हाई सिक्योरिटी कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा। मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेटवर्क ऑपरेशंस में यह मदद करेगा। मिशन के दौरान सभी फाइटर जेट्स और ग्राउंड यूनिट्स को जोड़कर एक नेटवर्क वाली लड़ाई यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी संभव कर पाएगा। यहाँ पर डीआरडीओ की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। और प्राइवेट इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज को इसमें जोड़ा जा रहा है। ये काम टेडबीएफ स्कीम के तहत किया जा रहा है ताकि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज भी इसमें योगदान दे सके। ये सिस्टम भारत के मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़कर दुश्मन के इलाके में बिना रुकावट मिशन को पूरा करने में मदद करेगा। यानी कि यह प्रोजेक्ट भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका और आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। वहीं दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने 3 कलवरी प्लस क्लास पनडुब्बियों को बनाने की पेशकश की है और ये मौजूदा कलवरी क्लास यानी कि स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का अपग्रेडेड वेरिएंट होगी। इन कलवरी प्लस में दोस्तों नया इंजन लगा होगा जो कि ज्यादा ताकतवर होगा और ये पनडुब्बियां दोस्तों बड़ी और आधुनिक पावरफुल पनडुब्बियों की जरूरत पूरा करेंगी। इवन इसमें डीआरडीओ का बनाया गया फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम लगाया जाएगा और आईएनएस कलवरी में एआईपी का जो रेट्रोफिट है वो 2025 से भी होना है, लेकिन कलवरी प्लस में एआईपी पहले से ही लगाया जाएगा। इवन दोस्तों लिथियम एसिड बैटरियों की जगह लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल इसमें होगा। ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, तेजी से ये चार्ज हो पाएंगी और लंबा लाइफ स्पैन होगा। इसके अलावा इससे मिशन ड्यूरेशन और परफॉर्मेंस में भी बड़ा सुधार होगा। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडोज भी इंटीग्रेट होंगे जिससे कि नौसेना की फायर पावर और स्टल क्षमता मजबूत होगी। प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें कुल लागत 38,000 करोड़ रुपए की आएगी, वो भी 3 पनडुब्बियों के लिए। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में भारतीय नौसेना विचार कर रही है कि क्या प्रोजेक्ट 75I की नई पनडुब्बियां लें या फिर 3 कलवरी प्लस की पनडुब्बियों को कंसीडर किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कलवरी प्लस क्लास की पनडुब्बियां भारत की सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी और अगर रक्षा मंत्रालय इसे ग्रीन सिग्नल दे देता है तो ये इंडियन नेवी के लिए सबसे एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। भारतीय नौसेना अब 24 से 28 मेगावाट का स्वदेशी गैस टरबाइन मरीन इंजन बनाने का प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। बाकायदा इसके लिए 28 जुलाई 2025 को अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल चुका है। अभी तक भारतीय नौसेना अपने डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पर विदेशी इंजनों पर निर्भर है और खासकर कि ये इंजन यूक्रेन से आते थे। रशिया यूक्रेन और सप्लाई चेन के इश्यूज की वजह से भारत की निर्भरता कमजोर साबित हुई है, लेकिन इस स्वदेशी इंजन के आ जाने के बाद भारत की विदेशियों पर डिपेंडेंसी घटेगी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बढ़ेगी, लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होगा। और यहाँ पर अगर तकनीकी स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो पावर आउटपुट 24 से 28 मेगावाट का होगा। इसे हमारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पर लगाया जाएगा। इसका हाई पावर टू रेशियो होगा, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा।
इवन ये दोस्तों भारतीय नौसेना की जो स्वदेशी शिप्स हैं उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी रखेगा। बता दें कि इसे इंडियन नेवी और DRDO मिलकर तैयार करेंगे, प्लस इसमें प्राइवेट सेक्टर और अकेडमिया भी पार्टनर होंगे। वहीं चाइना की मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि भारत और चाइना को सीमा इलाके में मिलकर शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यह बयान हाल ही में दिल्ली में हुए 24वीं सीमा वार्ता के बाद आया, जहां भारत के NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुलाकात की है। इस बातचीत पर 10 पॉइंट्स पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने तय किया है कि सीमा प्रबंधन और नियंत्रण के लिए राजनयिक और सैन्य चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सीमा विवाद पर अर्ली हार्वेस्ट सॉल्यूशन खोजने के लिए विशेष समूह भी बनाया जाएगा। दोनों देशों ने बॉर्डर को लेकर खुलकर और गहराई से बातचीत की है। आगे भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दोस्तों दुनिया को 2030 तक लगभग 10 लाख सेमीकंडक्टर्स विशेषज्ञों की कमी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देगा। और ये बात दोस्तों IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विन वैष्णव ने कही है। उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक बड़ा लक्ष्य है दुनिया के लिए बेस्ट प्रोफेशनल्स की पाइपलाइन को तैयार करना। आपको बता दें कि गुजरात के सानंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर ओशेट पायलट लाइन फैसिलिटी का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ बने चिप्स को पहले कस्टमर क्वालिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इन्हें बड़ी फैक्ट्रियों में कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अपनाया जा सकेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।